Hello everyone, my name is Manoj Kumar Sani and welcome back to Paragon Online Study Center. लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती है वो हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने उसके अंदर पढ़ा था क्रिएशन, डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन, एवेल्युएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डोमेस्टिकेशन क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे फसलों में जो विसरण होता है, जो शटरिंग होती है, वो क्या हो जाती है, उसकी वजह से डोमेस्टिकेशन की वजह से वो क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में भी कमी आई है। जब हम डोमेस्टिकेशन करते हैं तो क्या होता है, जो ज़्यादातर फसलें होती है उनकी जो पकने की अवधि है, ठीक है, अभी कभी हमारे फसल आजकल देखो कि 4 महीने लेती थी, वो आजकल 3.5 महीने में, 3.25 महीने में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, वो सारा का सारा हमारा किसकी वजह से हो पाया, वो हो पाया हमारे प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है हमारे डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, ग्रामायन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो वाइल्ड स्पीसीज जो ह्यूमंस के द्वारा लगाई जाती थी उसका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कैसे करते हैं, जो डोमेस्टिकेशन है जब हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनको लगाते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज है। तो जो डोमेस्टिकेशन है ये हमारा क्या फर्स्ट स्टेज है, किसका, हमारे प्लांट ब्रीडिंग है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग, लिखिए प्लांट ब्रीडिंग। टॉपिक आप डाल लीजिए डोमेस्टिकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले ग्रामीण डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग्स फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज डोमेस्टिकेशन। क्या होता है, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो शटरिंग होती है क्रॉप्स के अंदर, जो शटरिंग होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिखिए यहाँ पे ड्यू टू डोमेस्टिकेशन, ड्यू टू डोमेस्टिकेशन शटरिंग लॉसेस, शटरिंग गेट्स रिड्यूस्ड। शटरिंग क्या हो गई है, कम हो गई। शटरिंग का मतलब क्या होता है, विसरण। क्या होता है, विसरण। ठीक है, जब डोमेस्टिकेशन सॉरी, जब डोमेस्टिकेशन करते हैं तो शटरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मेच्योर क्रॉप मेच्योरिटी में भी क्या होती है, अ, कम टाइम पीरियड, जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है उसके अंदर भी क्या आती है, कमी आती है। तो लिखिए मेच्योरिटी टाइम पीरियड गेट लेस, यानी कि हमारे जो फसल है वो जल्दी पक जाती है। मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स इज ऑफ लेस पीरियड, लेस टाइम पीरियड, यानी कि जो मेच्योरिटी है उसका टाइम पीरियड क्या है, हमारा कम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम डोमेस्टिकेशन करते हैं उस समय हमको क्या क्या किस किस चीज़ को सिलेक्शन करना होता है, यानी कि ग्रामीण के दौरान वर्ण क्या करना होता है, यानी कि सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जब हम डोमेस्टिकेशन करेंगे तो हमको किस किस चीज़ का सिलेक्शन करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इनको जो सिलेक्शन करेंगे उसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो लिखिए यहाँ पे सिलेक्शन ड्यूरिंग, ये वाली हेडिंग डालिए, सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ये दो तरह से होता है, सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ठीक है, एक होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि
जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उस समय क्या क्या नेचुरल क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, जलवायु क्या है, वहाँ की सोइल क्या है, ठीक है, वहाँ के हमारे ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो सब हमको यहाँ पे देखना पड़ता है। ऑर्गेनिक फैक्टर्स क्या हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो लिखिए व्हेन सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला नेचुरल सिलेक्शन में हम लिखेंगे व्हेन, लिखिए व्हेन selection is done, when selection is done on the basis of, on the basis of, when selection is done on the basis of natural factors, natural factors such as, such as climate, such as climate, such as climate, climate हो गया, soil हो गया, soil हो गया, biological factors हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। इन सब के ऊपर हमारा क्या क्या डिपेंड करता है, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम किसको बोलेंगे, दूसरा आता है हमारे पास में आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये क्या है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द प्लांट्स बिकम्स वेरी यूजफुल फॉर, और ये इंसानों के लिए इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लांट है वो क्या हो सके, एक इंसान के लिए क्या बन सके, वो यूजफुल बन सके, अधिक उपयोगी बन सके। तो लिखिए इसके अंदर लिखिए इट इज डन बाय द ह्यूमन बींग्स, लिखिए इट इज done by the human beings, it is done by the human beings, it is done by the human beings, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंसानों के द्वारा सिलेक्शन किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, as a result of this plant becomes, as a result of this plant becomes useful for humans, यानी कि इंसानों के लिए प्लांट क्या बन जाता है, यूजफुल बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन हमारे क्या होता है, दो तरह का होता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में जो सिलेक्शन है वो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, उसके बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि क्लाइमेट के बेसिस पे हम कर रहे हैं, वहाँ की सोइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वहाँ के डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है उसके ऊपर बेसिस हम क्या उनके ऊपर बेस्ड क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। जब आर्टिफिशियली सिलेक्शन करते हैं तो वो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है ना, वो इंसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कृत्रिम वरण भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वरण बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन को हम बोलते हैं प्राकृतिक वरण, ठीक है। जब कृत्रिम वरण के अंदर इंसान अपने लिए क्या करता है, सिलेक्शन करता है, तो वो क्या करता है, प्लांट को यूजफुल बना लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ अंतर दिए गए हैं कि जो हमारे पास में प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको टेबल बना के लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। या यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास में नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। तो टेबल बनाइए एक, फिर हम उसमें लिखते हैं।
3 कॉलम बनाइए। सबसे में लिखिए पहले कॉलम में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक। दूसरे में लिखिए नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा कॉलम नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और तीसरा हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा, आर्टिफिशियल हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास में फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। फैक्टर ऑफ सिलेक्शन, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर फैक्टर ऑफ सिलेक्शन हमारा क्या आता है? नेचुरल आता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास में क्या आता है? ह्यूमन एक्शंस आता है, इंसानों के द्वारा बताया था मैंने, ह्यूमन एक्शन, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें, दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे? जनन। जनन का मतलब जेनेटिलिया, ठीक है, जेनेटिलिया, जेनेटिलिया, ठीक है। जेनेटिलिया मतलब कि तो यहाँ पे क्या समशिष्ट के सभी जीन प्रारूपों द्वारा। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? जितना भी मास है, जितनी भी चीजें हैं, उसके जीन द्वारा हम क्या करते हैं? वहां पे नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। तो लिखो बाई जीन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल मास, लिखिए बाई जीन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल मास, बाई जीन प्रोडक्ट ऑफ ऑल मास, यानी कि जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, कुछ भी हो, उनके जीन प्रारूपों द्वारा हम क्या करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ओनली सिलेक्टेड बाय जीन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ओनली सभी मास के जीन प्रोडक्ट के द्वारा करते हैं, और यहाँ पे ह्यूमंस में ओनली जीन प्रोडक्ट के द्वारा। यहाँ पे मास वगैरह कुछ नहीं है, बाई ओनली जीन प्रोडक्ट्स, जीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। तीसरा डिफरेंस है हमारा समशिष्ट अनुकूल, यानी कि मैक्रो ऑप्टिमाइजेशन, मैक्रो ऑप्टिमाइजेशन, मैक्रो ऑप्टिमाइजेशन। समशिष्ट अनुकूल यानी कि जो बड़े मास है, जो मैक्रो चीज है, उनका ऑप्टिमाइज, उनके अनुकूल हम क्या करते हैं? उनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है? नेचुरल सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, OPTIMIZATI, ऑप्टिमाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? अडेप्टेशन इन नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ नेचुरल मास इंक्रीजेस। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, अडेप्टेशन, adaptation of natural, adaptation of natural environment, ठीक है। environment of natural mass increases of natural mass इंक्रीजेस, प्लांट्स का नेचुरल मास क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। बात करें आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारा क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन की अडेप्टेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें अडेप्टेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला डिफरेंस है हमारे पास में, अगला डिफरेंस क्या होगा? अगला डिफरेंस है हमारे पास में डाइवर्सिटी इन मास, यानी कि मास के अंदर
क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। तो लिखिए डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन मास, ठीक है, यानी कि समष्टि के अंदर विविधता है, ठीक है, अधिक विविधता बनी रहती है। यहाँ पे क्या होती है, मोर डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मोर डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है, ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है यहाँ पे, डिक्रीज होती है, डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस हो गए हैं, ठीक है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो उसका जो फैक्टर है उसी का डिफरेंस है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो हमारा नेचुरली होता है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हमारा जो सिलेक्शन होता है वो ह्यूमन एक्शंस के कारण होता है, ठीक है। अब बात करें दूसरा कि जेनेटिलिया, तो जेनेटिलिया में जो नेचुरल सिलेक्शन है, यहाँ पे जितना भी मास प्रेजेंट है हमारे पास में उसके जीन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, और आर्टिफिशियल के अंदर सिर्फ ओनली जीन प्रोडक्ट के होता है, मास वगैरह जो भी चीज़ें उसका हम नहीं देखते। फिर बात करते हैं मैक्रो ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि समष्टि अनुकूलता के अकॉर्डिंग देखते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट हो रहा है वो हमारा नेचुरल सिलेक्शन में आता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन की अडेप्टेबिलिटी आती है, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी इन मास, और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें डाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, विविधता क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर विविधता क्या होती है, कम होती है, वो कम होती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जर्म प्लाज की। ये जर्म प्लाज क्या होता है, ठीक है। जर्म प्लांट होता है हमारा जनन द्रव्य। पादप प्रजनन का उद्देश्य फसलों की जीन प्रारूपों को रूपांतरित करके मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाना। जीन प्रारूपों में वांछित परिवर्तन के लिए वांछनीय जीन पादप प्रजननों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। भारत में जनन जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करना राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जो जर्म प्लाज है ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये कलेक्ट और स्टोर किया जाता है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ठीक है। इसकी NBPGR की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, वो लिख लीजिए यहाँ पे, NBPGR, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो नेशनल ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक नेशनल ब्यूरो ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ब्यूरो, या फिर नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ब्यूरो भी लिख सकते हो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज लिख सकते हो, प्लांट रिसोर्सेज जेनेटिक रिसोर्सेज रिसोर्सेज, ठीक है। ये है हमारा NBPGR, ठीक है। अब जो NBPGR है इसका काम क्या है, जो भी हमारे डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके जीन्स के प्रारूपों को, ठीक है, जीनोटाइप्स को क्या करना, स्टोर करना, उनको सुरक्षित रखना, ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, बाद में रिसर्च पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, फॉर प्लांट ब्रीडिंग, लिखिए यहाँ पे, फॉर प्लांट ब्रीडिंग breeding for plant breeding it is important that for plant breeding it is important to have it is important to have, desired genes
डिजायर्ड जीन्स डिजायर्ड जीन्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, हमको प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक डिजायर्ड जीन चाहिए होता है। अब ठीक है, अब प्लांट हमने जीन ले ली, अब मानोगे अब दोबारा दोबारा प्लांट को थोड़ी ना ढूंढते घूमेंगे कि ये प्लांट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस वाले प्लांट का जर्म प्लास्ट क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यही पर्पज है हमारे जर्म प्लास्ट का, और ये कौन करता है, NBPGR करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टोर किया जाता है, NBPGR के द्वारा स्टोर किया जाता है, ये ध्यान में रखना, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते क्या होता है। ठीक है, किसी फसल की प्रजाति एवं उनकी जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य, जिसको अनुवांशिक द्रव्य क्या होता है हमारा, हेरिडेटरी मटेरियल होता है, तो उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, किसी भी फसल की, देखिए यहाँ पे लिखिए द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन, लिखिए हेरिडेटरी, एक मिनट लिखिए, हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन species of any plant or crops or their wild relatives or their wild relatives is known as germplasm of is known as germplasm। ठीक है, यानी कि हम जनन द्रव्य किसको बोलेंगे, जनन द्रव्य क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है, जो कि हमारे किसी भी प्लांट की प्रजाति में, उसकी किसी भी क्रॉप की प्रजाति में, या फिर उनके जो सगे संबंधी प्रजाति हैं, जंगली जो प्रजाति है, उनके अंदर जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले, किसी फसल की प्रजातियों एवं उनकी जंगली, देखो ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है, हमारी जर्मप्लाज्म की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, किसी फसल की प्रजातियों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य, जिस आनुवांशिक द्रव्य हमारा क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है, को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जर्मप्लाज्म का इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो जर्म द्रव्य है, जो हमारा जनन द्रव्य है, उसको हम किसके अंतर्गत ग्रुप करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये एक होती है हमारी देसी किस्में हो गई। ठीक है, ऑब्सोलीट वैरायटी, जिसको हम पुरानी अप्रचलित किस्में बोलते हैं, जो पुरानी तो है लेकिन अप्रचलित है। ठीक है, देसी किस्में हो गई। ठीक है, खेत जो करंट टाइम में जो खेत में जो किस्में, जो फसलों की किस्में यूज की जा रही हैं, वो हो गई। ये सारी की सारी हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जर्मप्लाज्म कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लोकल वेराइटीज। क्या है, लोकल वेराइटीज या फिर लोकल रेसेस, देसी किस्में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, लोकल रेसेस आर नॉट डेवलप्ड बाय एनी ब्रीडर। लिखे यहाँ पे, पहला है हमारा, देखो जो लोकल रेसेस होते हैं वो किसी ब्रीडर के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसको बनाई नहीं जाती है, वो सिर्फ लंबे समय से हम किसी जगह पे उगा रहे हैं, तो वो वहाँ पे उसमें वो वहाँ की क्या हो जाती है, हमारी लोकल किस्म हो जाती है। तो लिखिए, लोकल वेराइटीज, लोकल रेसेस आर लोकल रेसेस, देखिए लोकल रेसेस आर नॉट डेवलप्ड बाय not developed by any breeder ठीक है, किसी ब्रीडर के द्वारा वो लोकल जो किस्में होती है वो उगाई नहीं जाती। ठीक है, दे आर ग्रोन इन एन एरिया फॉर लॉन्ग टाइम, these are grown in an these are grown in any area
फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं उस फसल को लगाए जा रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, लोकल रेस के अंदर आती है, यानी कि हमारी देसी किस्मों के अंदर आ जाती है। फिर आता है हमारे पास में ऑब्सोलीट वेराइटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रचलित 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 किस्में बोलते हैं, फिर अप्रचलित नस्लें बोल सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, ऑब्सोलीट वेराइटीज होता है। तो लिखिए सेकंड, ऑब्सोलीट वेराइटीज क्या होगा, ऑब्सोलीट वेराइटीज, एक सेकेंड, ऑब्सोलीट वेराइटीज क्या होगा हमारा, ऑब्सोलीट वेराइटीज, ठीक है। ऑब्सोलीट वेराइटीज हम किसको बोलेंगे, ठीक है। ऑब्सोलीट वेराइटीज क्या होते हैं, ये एक सिस्टमेटिक मेथड के द्वारा की किया जाती है, उगाई जाती है, ठीक है। इसको खेत में नहीं लगाते, इसको हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, these are developed by systematic method, लिखो, these are developed by systematic या फिर schematic मेथड्स, यानी कि और योजनाबद्ध रूप से इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। विच वर यूज्ड, लिखिए, विच वर यूज्ड ड्यूरिंग फार्मिंग, विच वर यूज्ड ड्यूरिंग फार्मिंग, और ये आज के टाइम पे इनको लगाया नहीं जाता, आज के टाइम पे ये नहीं ग्रो की जाती, नॉट, दीज आर नॉट ग्रोन टुडे, दीज आर नॉट ग्रोन, these are not grown for farming today, आज के समय में इनको उगाया नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में वेराइटीज इन कल्टीवेशन, यानी कि खेती में जो किस्में यूज की जा रही है उनको, तो ये किस्में जो हमारी कल्टीवेशन में जो खेती में जो किस्में यूज की जा रही है, ये इनकी गुणवत्ता, उपज के लिए क्या होती है, इनमें जो जीन्स होती है वो क्या होती है, एक अच्छा सोर्स मानी जाती है जीन्स के लिए। अगर हमको अच्छी अच्छी उपज चाहिए, अच्छी गुणवत्ता चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां से जर्म प्लांट्स को ले सकते हैं, वहां से वो एक बेटर सोर्स है, ठीक है। तो इसका अपना जो थर्ड है वो लिखिए, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ सिक्स नीचे लिख लेंगे। थर्ड हमारा लिखिए यहाँ पे, हमारा थर्ड क्या है, कल्टीवेशन ऑफ वेराइटीज इन कल्टीवेशन, जो खेती में जो वेराइटीज को यूज किया जा रहा है, वेराइटीज ऑफ कल्टीवेशन, लिखिए यहाँ पे, दीज आर बेस्ट सोर्स ऑफ, लिखिए, दीज आर बेस्ट सोर्स ऑफ, these are best source of high quality yield, high quality yield, these are best source of high quality yield, etc for jeans, ठीक है। जीन्स के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का ये क्या है, सोर्स है, ठीक है, जो हम करते। फिर आता है हमारा फोर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग लाइंस, यानी कि प्रजनन लाइनें। फोर्थ हमारा क्या है, ब्रीडिंग लाइन, प्रजनन लाइनें, जो यहाँ पे दे रखा है, ब्रीडिंग लाइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन लाइनें बोलते हैं, ठीक है। तो प्रजनन कार्यक्रम द्वारा विकसित लाइनें या फिर समष्टियां होती हैं, ठीक है। जो ब्रीडिंग लाइन है ये क्या होती है, प्रजनन कार्यक्रम द्वारा क्या गई विकसित की गई लाइनें होती हैं, इनमें अक्सर उपयोगी जीन संयोजन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर क्या यूजफुल जीन कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो जो लिखे यहाँ पे ब्रीडिंग में, ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड इन, लिखिए, दीज आर
देखिए, these are developed in breeding programs. These are developed in breeding programs. ठीक है, फिर आता हमारे पास में वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव, यानी जंगली प्रारूप एंड जंगली संबंधी। जो पांचवा है वो हमारे पास में क्या है, वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, लिखिए वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी फसल का जंगली प्रारूप लेते हैं, ठीक है, या फिर वो वो क्या होती है, जिस भी जंगली प्रारूप की फसल लेते हैं वो हमारी क्या एक जंगली प्रजाति होती है, ठीक है। और वो प्रारूप क्या होता है जिससे कि किसी उस फसल की हमारी क्या हो रही है, डायरेक्ट उसका प्रोडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट उसकी क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे, लिखिए इन दिस क्रॉप्स आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड, लिखिए क्रॉप्स आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड, ठीक है, डायरेक्टली ओरिजिन होते हैं क्रॉप्स का, यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्टली ओरिजिनेटेड होती है, ठीक है। ठीक है, और इन्हीं सभी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट वाइल्ड रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऑल दोज स्पीसीज, ऑल दोज स्पीसीज are called as rest wild species, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट वाइल्ड स्पीसीज हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन है, वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। इसके अंदर जो हमारी जंगली प्रारूप है फसलों के वो, और उनसे उत्पन्न होने वाली जो भी फसलें हैं वो हमारी किसके अंदर आएंगी, वाइल्ड रिलेटिव्स के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, ठीक है, क्या आता है, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक आता है। छठा आता है हमारे पास में स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, ठीक है। तो इस तरह की जो जेनेटिक स्टॉक है इसके अंदर हम उत्परिवर्ती लाइनें होती हैं, इसके अंदर इस समूह के अंदर क्रोमोसोम में विघटन युक्त लाइनें होती हैं, अनुवांशिक चिन्ह लाइनें आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या हो गया, म्यूटेंट लाइनें, यानी कि जो क्या होती हैं अलग अलग जीन्स में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट लाइन्स बोलते हैं। लाइन कंटेनिंग क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी कि ऐसी लाइनें जिनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी लाइनें जिनके अंदर हमारे पास में जेनेटिक मार्क क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक बोलते हैं। तो लिखें, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दिस ग्रुप इंक्लूड्स म्यूटेंट लाइन्स, this group includes mutant lines, line containing chromosomal aberration, ठीक है, और जेनेटिक मार्क लाइन एटसेट्रा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गया, ये हो गया हमारा जर्म प्लाज का क्या बोलते हैं उसको,
इसका इंट्रोडक्शन हो गया, हम इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या होता है। एक तो होता है हमारा लोकल रेसेस होती है, एब्सोल्यूट वेराइटीज होती है, ठीक है, वेराइटीज ऑफ कल्टीवेशन होती है, फिर ब्रीडिंग लाइन्स होती है, वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं, और स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म है, इनको क्या कहते हैं, दो तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास में सबसे पहले जो जन्म प्लाज्म में ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कृषि जनन द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या आते हैं, जो खेतों में उगाई जाने वाली प्रजाति आती हैं वो आते थे। लिखो यहाँ पे कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म, ये तो आप हेडिंग डालना इसमें, ये और ये, फिर आगे लिखना। इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी वालों को जैसा लिखा गया है वैसे ही यहाँ पे लिखना। तो लिखना it includes species grown in farm, species grown in farm, ठीक है। फिर आता हमारे पास में वाइल्ड जर्म प्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंगली जनन द्रव्य बोलते हैं। ये जंगल में उगने वाली प्रजातियां आती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्पीसीज ग्रोन इन वाइल्ड्स, यानी कि जंगल में जो क्या होते हैं, उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जंगली जनन द्रव्य, वाइल्ड जर्म प्लाज्म, ठीक है। अब उसके अलावा उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि कहाँ पे वो फसल उगी है, सबसे पहले कहाँ पे वो प्लांट आया है, तो वो हमारा क्या होता है, एक होता है इंडिजिनस जर्म प्लाज्म और एक होता है हमारा एक्सोटिक जर्म प्लाज्म। इंडिजिनस जर्म प्लाज्म के अंदर हमारा जो देसी जर्म प्लाज्म होता है, देसी जनन द्रव्य होता है, वो होता है, यानी कि जो अपने ही देश के अंदर क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। जर्म प्लाज्म इंडिजिनस के अंदर क्या आएगा, जर्म प्लाज्म produced in our own country, हमारे ही देश में क्या किया गया, उसको प्रोड्यूस किया गया। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म, इंडिजिनस जर्म प्लाज्म। एक्सोटिक जर्म प्लाज्म क्या होता है, जो दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज में क्या गया हो, प्रोड्यूस किया गया। लिखो यहाँ पे, जो दूसरे देश में उत्पन्न किया गया, जर्म प्लाज्म produced in other countries, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म, वाइल्ड जर्म प्लाज्म, इंडिजिनस जर्म प्लाज्म और एक्सोटिक जर्म प्लाज्म। यानी कि एक तो होता है कि जनन द्रव्य के आधार पर, ठीक है, जैसे कि कहाँ पे उगाया जा रहा है, तो कृषि जो खेत में उगाया जाता है, जंगली जो जंगल में उगता है। फिर आता है देसी जनन द्रव्य, इंडिजिनियस जर्म प्लाज्म, जो हमारे देश के अंदर ही उगा। और फिर आता है एक्सोटिक जर्म प्लाज्म, जो कि हमारे देश के अलावा दूसरे देश से में प्रोड्यूस किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक जर्म प्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीन पूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू वेरी मच।